नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी अब उठूंगी राख से, जिसे लिखा है जया जादवानी जी ने। मुझे एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो गया है। उसी क्षण मुझे भारहीन हो जाने की अनुभूति हुई और मैं पीछे लगे बिस्तर पर धम से बैठ गई। निकट खड़ी नर्सेज ने मुझे पकड़ना चाहा, पर मैंने उन्हें हाथ से साइड कर दिया। मेरे कानों में अभी तक डॉक्टर के शब्द आई एम सॉरी, ही इज नो मोर फड़फड़ा रहे हैं। कुछ पलों तक मैं वह फड़फड़ाहट सुनती रही। फिर मैंने अपने ठीक सामने के बिस्तर पर लेटा हुआ वह शरीर देखा, जिसके साथ मैं लगभग 35 सालों से थी और जिसका मुंह इस वक्त सफेद चादर से ढका हुआ है। 35 साल आजीवन कारावास से थोड़ा लंबा, निरुद्देश्य जीवन, चक्की के दो पाटों के बीच पिसता। एक नर्स मेरी पीठ थपथपा रही है और सहानुभूति के कुछ शब्द कह रही है। मुझे उसके शब्द सुनाई ही नहीं दे रहे, बस होंठ हिलते दिखाई दे रहे हैं। भीतर सब कुछ शांत है, बेइंतहा शोर के बाद की शांति, खाली नीला आसमान। मैं देर तक उसमें रहना चाहती हूँ, पर अभी नहीं। नर्सेस मुझे छोड़ आने वाली फोन कॉल्स में उलझ गई हैं। इस सब की उन्हें आदत है, उनके सामने यह हर रोज होता है। जीवन मृत्यु से हर रोज का सामना, कितना सोचे और क्यों। मैंने मोबाइल निकालकर बेटे को मैसेज किया, कम सून, ही इज नो मोर। लिखते हुए मेरी उंगलियां शिथिल हो गई। हमें सब कुछ समेटना है और आज ही डेड बॉडी घर ले जानी है, इस पराए शहर से अपने शहर। हालांकि मैं कुछ देर चुपचाप बैठ जाना चाहती हूँ, इस शांति को अपने भीतर उतरने देना चाहती हूँ। कितना शोर रहा है पिछले सालों मेरे भीतर, हाँ और ना का, पकड़ने और छोड़ने का, फर्ज और अपनी निजी जरूरत का, विवेक और मूर्खता का, नफरत का, विरक्ति का, भाग निकलने की छटपटाहट का, अपने आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ते अपनी आंखों से देखने की तकलीफ का। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतता या हारता था, सवाल सतत चलते संघर्ष का था, जिससे छुटकारा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। मुझे बचपन के वर्षों में उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का चुनाव करने की नसीहत देने वाले मेरे पिता ने निरुद्देश्य जीवन जीने की दिशा में फेंक दिया, जहां मेरी कीमत एक मादा से ज्यादा नहीं थी, जहां मैं सिर्फ जरूरत थी, चाह नहीं। 35 सालों तक ऐसे ही चलती रही मैं, 35 नहीं 35,000 सालों तक, भीतर धीरे धीरे सुलगती, खुद को राख होते देखती रही। नर्स ने मुझे उसी सुन्न अवस्था में बैठे देखा तो मेरा सामान समेटने में खुद जुट गई। इस बीच वह निरंतर आने वाली फोन कॉल्स का जवाब भी देती जा रही थी। मत उठाओ, नहीं चाहिए। मैंने एक विरक्त नजर से अपने उस सामान को देखा जिसे ढोने में ही मैंने जीवन की सार्थकता खोजनी चाही थी। नर्स रुक गई। होता है, इस तरह के सदमे से लोग विरक्त हो जाते हैं। थोड़ा सा सामान फेंक भी दो तो क्या, इन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा जो इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। जिंदगी कहाँ छुपी है? इस सवाल का सामना करने का साहस आने से पहले ही मौत आ जाती है। नर्स ने बड़े दार्शनिक ढंग से सोचना चाहा। नाइट ड्यूटी और रिश्तों के ठंडेपन, फिनाइल और दवाओं की गंध से भरे माहौल में अक्सर एक गर्म ख्याल, ख्वाब या किताब अपने पर्स में रखती है। कोई तो साथ हो इस सफर में। उनके आने में अभी देर है क्या? नर्स ने मुझसे आहिस्ते से पूछा। दरअसल वह पूछना चाहती थी, क्या मैं जाऊं? बेड नंबर 3, 4, 5 की दवाओं का समय हो गया है और 6 नंबर का ब्लड प्रेशर चेक करना है, 7 का और 8 का। और विडंबना यह कि इस सब के बीच अपने और परिवार के लिए एक स्वस्थ जीवन जीने की कामना। वह बीमारियों से जुड़ी बातें ज्यादा जानती है, स्वस्थ रहने की कम। यह सब वो पिछले 15 वर्षों से कर रही है, अब वो उसके अवचेतन का हिस्सा हो गए हैं। मैंने सिर हिला दिया। मैं चाहती हूँ मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। यही एक ख्वाहिश तो रही है सालों से कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, पर कोई छोड़ता ही नहीं।
लोग कितने भूखे होते हैं, दूसरे को चूस लेना चाहते हैं। मेरा पति तो मेरी गुठली तक को नहीं छोड़ता था। नर्स चली गई तो मैंने उस ठंडे कमरे में एक भरपूर नजर डाली, जहां हम पिछले 20 दिनों से रह रहे हैं। यहाँ सब कुछ ठंडा रहा, डॉक्टर और नर्सेस के व्यवहार से लेकर हर चीज। लोग इतनी ठंड में कैसे रह लेते हैं, जैसे मैं रहती आई हूँ सालों साल। मेरे सामने मेरा पति सो रहा है, चिर निद्रा। मैंने हमेशा इनके सोने का इंतजार किया है, ताकि मैं अपने मन के काम कर सकूं, जो मैं वास्तव में करना चाहती थी। वे टुकड़े टुकड़े काम मुझे जीवन देते रहे हैं। मुझे इस वक्त मेरे अधूरे कामों की लिस्ट दिखाई दे रही है। अधूरी जिंदगी की पीड़ा जो लिबास बदल बदल कर मेरे सामने आती रही। मैंने अपने सिर को झटका और उठकर खड़ी हुई, पलंग के निकट आई, चादर हटाकर उसका चेहरा देखा। सफेद चेहरा सूजकर काला हो गया है, जिस्म लकड़ी। मैं उससे वह सब कहना चाहती थी जो कभी कह न सकी। जीवन भर मैं तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह लटकी रही। मेरे फड़फड़ाते पन्ने मैले हो गए, फट गए। मेरी कविताएं शब्दहीन अपने स्रोत पर ही सूख गई। तुमने कभी सिर उठाकर मेरा चेहरा तक नहीं देखा। मेरी मौजूदगी का तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मुझे कभी देह से ज्यादा समझा ही नहीं। तुम जब भी मेरे पास आए कुछ ना कुछ मांगने आए। जो मैं नहीं देना चाहती थी तुमने छीन लिया। तुमने मुझसे मेरे ख्वाब छीन लिए, मेरी उड़ानें, मेरे आसमान, मेरी आकांक्षाएं। मैं अपनी काया में अकेली खड़ी थी, साबुत। तुमने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरे के भीतर नफरत की फसल बोते समय यह कोई नहीं सोचता कि यह फसल आखिरकार उसे ही काटनी होगी। इन 35 सालों में तुमने मुझे समझा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, कभी परवाह तक नहीं की। मैं भरपूर नफरत से उसे देखती रही, जिसकी यात्रा मात्र एक भूख से दूसरी भूख तक होती रही, जिसके लिए दूसरे की उपयोगिता मात्र इतनी है कि वह उसके कितने काम आ सकता है। अब मैंने अपने भीतर झांका। क्या है वहां? स्मृतियों, कुंठाओं, तनावों, नफरतों, किस्म किस्म के दुखों का अंबार, छटपटाहट, हताशा, गुजर चुके को ना पकड़ सकने की विवशता का जानलेवा एहसास। हम उन लम्हों के साथ नहीं रहना चाहते जो जी रहे हैं। हम उन लम्हों के साथ रहना चाहते हैं जो जी नहीं सके। मेरे सामने दरवाजे के पीछे वो लम्हे कतार में खड़े हैं। मैंने अपना दरवाजा कसकर बंद कर लिया। अचानक दरवाजे को धकेलते मेरे दोनों बेटे आ गए। उन दोनों ने मुझे बाहों में भरा और रोने लगे। पुरुष जब रोता है तो एक अजीब एहसास होता है, छाती फोड़ने वाला एहसास। मैंने उन्हें तसल्ली देने के लिए उनके माथे पर हाथ फेरना चाहा तो पाया वे मुझे तसल्ली दे रहे हैं और मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। ये ठीक है, अब मुझे रोना चाहिए, मैंने अपने आप से कहा और चुप खड़ी रही। छोड़, मम्मी को मत रुला। बड़े बेटे ने छोटे के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे मुझसे अलग किया। छोटे को अपनी सिसकियां रोकने में कुछ वक्त लगा। बड़े की अपेक्षा वह अपने पिता से कुछ ज्यादा ही जुड़ा था। उनका ख्याल रखता था, उनकी बात मानता था। मैं बिल पे करके आता हूँ, तब तक तू सामान उठा। बड़ा छोटे को निर्देश देते हुए रुमाल से अपनी आंखें पोंछता बाहर चला गया। अब सब ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। छोटे ने मुझे पलंग पर बिठाया और कमरे का सामान उठाने लगा। बड़ा बिल पे करके वापस आ गया। शव ढोने वाली गाड़ी भी। मृत्यु के बाद हम ढोते हैं, जीवन में साथ चलते हैं। मैंने पहली बार इस पर गौर किया, जीवन में भी तो ढोते ही हैं। उनका शव उठाकर गाड़ी में रखवा दिया गया। हम भी बैठ गए। ये डॉक्टर कितने बेईमान हैं। 20 दिन का बिल पता है कितना बनाया है? 5 लाख। बड़ा छोटे से कह रहा था। दोनों सामने बैठे हैं और मैं पीछे। क्या फायदा था इस हॉस्पिटल में आने का? ये लोग क्या जिंदगी दे देते हैं और तनाव देते हैं। मैं कह भी रहा था, जो भी है घर में झेलेंगे, पर मेरी सुनता कौन है। अब तक 15 लाख टोटल खर्च हो चुके हैं। छोड़ो ना भैया,
यह वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। घर में क्या मरने के लिए छोड़ देते? मर तो फिर भी गए ना, बड़े ने झुंझलाते हुए कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। छोटे ने तब तक मोबाइल निकाल लिया और सबसे पहले अपनी दोनों बहनों को कॉल करने लगा। जब तक हम घर पहुंचेंगे मेहमानों की भीड़ मौजूद मिलेगी। ये प्रथा किसने क्या सोचकर चलाई होगी कि जिन पलों में आप सबसे ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं, उन्हीं पलों में भीड़ से घिरे रहें। वे दोनों अपनी अपनी मोबाइल से रिश्तेदारों के नंबर ढूंढ ढूंढ कर उन्हें कॉल करने लगे। मैं चुपचाप दोनों तरफ की आवाजाही देख रही हूँ, अपनी आंखों से, बगैर उसमें कुछ जोड़े या घटाए। मेरा मोबाइल बंद है। जरूरी कॉल करने के बाद मैं उसे बंद कर देती हूँ। उसमें उन लोगों के नंबर हैं जिनके चेहरे तक मुश्किल से याद रहते हैं, हमारे रिश्तेदारों के। दोस्तों का मोबाइल नंबर मैं याद कर लेती हूँ, भीतर ही भीतर डायल करके बात कर लेती हूँ। कभी उनका भी नंबर बहुत बिजी रहता है, पर कोई बात नहीं। उनको मेरे दोस्तों का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे सोचते थे दोस्त आकर बिगाड़ देते हैं। जब भी मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते, वे बीच में आकर बैठ जाते थे, बात बात में हस्तक्षेप करते या कमेंट। मेरे दोस्त थोड़ी देर बैठते और फिर उठकर चले जाते। मैं उनसे तभी बात कर पाती थी जब मैं खुद को अकेला कर लेती, और वो होता बहुत कम। सोचना चाहती हूँ घर पर कितने लोगों की भीड़ मिलेगी, तो सोच नहीं पाती। भीड़ को जमा करने का काम हमेशा उसी ने किया है जो इस वक्त सो रहा है, अभी भी यही कर रहा है। हर वक्त हर किस्म के रिश्तेदारों को बुलाते रहना उसे बेहद पसंद था। वो रिश्तेदार जो बाहर पति और पुरुष होने का दंभ भरते थे, भीतर बीवियों से जूते खाकर हंसते थे, उनके साथ दोहरा खेल खेलते थे, कभी कोई ऊपर तो कोई नीचे, और लोग मान लेते हैं कि यही जीवन है। सबको बताना जरूरी है क्या? बड़े ने उबे हुए मन से कहा। शायद कुछ लोग तो सुनकर वैसे ही आ जाएंगे। अरे यार, इनको कितना बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़े ने खींचते हुए कहा। वह मेरी तरह सोशल नहीं है। वह भी चाहता है लोग उसे अकेला छोड़ दें। अपने शहर के अपोलो हॉस्पिटल में थे तो दिन भर इतने लोगों का आना जाना रहता कि लगता कि प्राइवेट रूम लगता ही नहीं। मैं तमाम वक्त हर आने जाने वाले को उनकी बीमारी, चल चुके और चल रहे इलाज का ब्यौरा देती रहती, और वे बेड पर लेटे लेटे आने जाने वालों को देखकर खुश होते। उनकी नसीहतें और सुझाव सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। आने वाले अधिकतर लोग डॉक्टर थे, बिना डिग्री के। शायद इसीलिए अपोलो वालों ने कहा हो, अब तुम इन्हें बाहर ले जाओ और हमारा पिंड छोड़ो। इतनी डिटेल में सबके सामने बीमारियों का बखान करते हुए मुझे लगता ये उनके लिए ठीक नहीं है। जिस उम्मीद को उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ है, उस पर उनकी गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी है। पता नहीं क्यों लोग दूसरे की हर बात जान लेना चाहते हैं। हुआ भी यही। वे धीरे धीरे उदास और निराश होते गए, फिर धीरे धीरे किसी के आने पर आंखें तक ना खोलते। कभी कभी बंद पलकों में ठहरे हुए आंसू दोनों तरफ से लुढ़क आते, और मात्र उसी क्षण वे मुझे अपने थोड़ा और करीब लगते। तो क्या दुख ही हमें दूसरे से जोड़ता है? दुख ही हमें अपनों के करीब लाता है? फिर हम नजदीकी बड़े शहर में आ गए, सहानुभूति प्रदर्शित करते शब्दों से दूर, बड़े महंगे और ठंडे हॉस्पिटल में। और कितनी अजीब बात है, इस निहायत ठंडे, भावहीन, तन्हा कमरे में हमें लोगों की आंखों और शब्दों की वह गर्माहट याद आती रहती, जिससे हम बड़े उबे हुए भाव से पीछे छोड़ आए थे। यहाँ सब एक जैसे डॉक्टर और नर्सेस थी, एक जैसी मुस्कान, एक जैसी गंध, एक जैसे शब्द, जिन्हें दिया तो हौसला बांधने के लिए जाता था, पर जो वास्तव में हौसला तोड़ते थे। उनके पीछे से निकलते भय के पंजे पेशेंट का दिमाग इस तरह दबोच लेते कि हृदय से टपकता लहू किसी को दिखाई नहीं देता। उस पर आसपास का माहौल, मैं उन क्षणों में मानवता के नाते ही सही उनके करीब रहना चाहती थी, कि कहीं से तो उन्हें गर्मी मिलती रहे। अपना हाथ उनके हाथ में देकर उन्हें कस कर बांधे रहती, पर हकीकतन दोनों हाथ ठंडे ही रहते थे।
मैं अपने सामने अपना अर्थ खो चुके उन्हीं वाक्यों को दोहराना चाहते हुए भी दोहरा नहीं पाती थी कि मत डरो, कोई नहीं मरता, कुछ नष्ट नहीं होता। जिसे हम मरना कहते हैं वह अपनी ही राख में से उगना भी तो है। मुझे इस वाक्य के खारिज हो जाने का डर था, जिस तरह आज मेरी समस्त धारणाओं, विश्वासों और अज्ञात के प्रति प्रेम को खारिज किया जा चुका है, यह कहते हुए कि जो बातें समझ में नहीं आती उनका अस्तित्व नहीं है। और क्या यह सामान्य सच नहीं है? हमें लगभग 200 किलोमीटर दूर जाना है। हजारों किलोमीटर चल चुका जीवन 200 किलोमीटर और। गाड़ी के झटकों से मुझे नींद आ रही थी। लग रहा है मैं अपनी ही कोई फिल्म देख रही हूँ। कुछ हिस्से कट-फट गए हैं, कुछ बार-बार रिवाइंड हो रहे हैं। इस रास्ते का पूरा सदुपयोग मेरे बेटों ने किया। अधिकतर रिश्तेदारों को फ़ोन करने के बाद उन्होंने दाह संस्कार का टाइम भी तय कर डाला, शाम 4 बजे। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, 11 बज रहे हैं। कल रात ही तो, हमें पता ही ना चला कब हो गया। हफ्ते भर से उनकी तकलीफ बढ़ गई थी। खाना तो कब का छूट गया था, बात करना भी छूटता जा रहा था। हालांकि बात करने को वे बहुत छटपटाते थे। उन्हें देखकर ही समझा जा सकता है कि संवाद किस तरह उनकी आत्मा की जरूरत है, पर दूसरे की इस जरूरत को वो कभी ना समझ पाए। आईसीयू में डॉक्टर खड़े होने भी ना देते। शाम को बस आधा घंटा, 24 घंटों के जमा शब्द। वे जल्दी जल्दी कुछ कहने की कोशिश में कुछ ना कह पाते, हांफने लगते। नर्सेस उन्हें पकड़कर सुला देती और मुझे बाहर कर देती। कल रात भर वे छटपटाते रहे थे। हफ्ते भर से उनकी यही रट थी कि मुझे घर जाना है। अल सुबह उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और फिर जाने कब उन्होंने साथ छोड़ दिया। मैं बाहर सो रही थी, कुछ पता ही नहीं चला। जब तक नर्स आई बताने, सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या कहना चाह रहे होंगे वे, मैं नहीं सोचना चाहती। मैं उनके शब्दों से चोटिल थी। मैंने उन्हें सुनना तो कब से बंद कर दिया था। पर घाव, कितनी भी मरहम की परतें चढ़ा लो, कोई भाव नहीं भरता। वह और गहरा होता जाता है। शरीर से गायब होता है तो मन में उतर जाता है। घर नजदीक आ रहा है। घर के सामने खड़ी गाड़ियों की कतारें देखकर मैं समझ गई, काफी लोग आ गए हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारी गाड़ी के रुकते ही हम लोगों से घिर गए। शव को और मुझे नीचे उतारने में सबने मदद की। मैं किसी की आंखों में देखे बगैर आगे बढ़ी गई थी कि मेरी दोनों बेटियां, मम्मा ये क्या हो गया, पापा को कहाँ छोड़ आई, कहते हुए मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने दोनों को अपनी बाहों में समेटा और चुप कराने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। फिर जैसे तैसे हम ऊपर आए। नीचे की मंजिल मेहमानों से भर चुकी है। सोफे हटाए जा चुके हैं, गमले दूर सरकाते हुए फर्श पर बड़ी बड़ी दरियां बिछ चुकी हैं। चाय पानी का बंदोबस्त भी किया जा चुका है। मुझे बीच में बैठा दिया गया है और घेर कर सारे लोग बैठे हैं। वे हॉस्पिटल की एक एक बात जान लेना चाहते हैं और उन्हें बताने को मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भी मैंने थके हुए भाव से उन्हें दो चार बातें बताई और दीवार से टिकते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे चेहरे पर किसी ने थकान देखी होगी। एक कंबल और एक तकिया लाकर मुझे वहीं लिटा दिया गया। मैं ये कुछ घंटे खामोशी से गुजार देना चाहती थी। वे मुझे बाहर खींचना चाहते होंगे, पर मैं अपने भीतर ही रहना चाहती थी। मैं इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी थी, मेरे सामने दो रास्ते थे। एक वह जिसे मैंने घिसटते हुए पार किया था, दूसरा यह जिसे मैं अपने पैरों पर चल के पार करना चाहती हूँ। कौन है मेरे साथ? कोई नहीं। उसने मुझे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ा है जहाँ से आगे के रास्ते भी हैं, नहीं पहचानती। पर मैं चलूंगी बिना किसी सहारे के। कैसा होता है वह चलना, जहाँ कमर में सिर्फ आपका अपना हाथ हो। मैंने सख्ती से अपनी उंगली पकड़ रखी है। नहीं, खोना नहीं, रोना तो बिल्कुल नहीं, बस खड़े होना है। उनका शव ऊपर लाया गया और पहले से बनाई जगह पर रख दिया गया। सिरहाने एक दिया जला दिया गया।
उनके आते ही रुदन की आवाजें आने लगी। सबसे तेज मेरी बेटियों की आवाजें हैं, जो अपने पापा को पुकार रही हैं। पुकारें जो न कहीं से आती हैं, ना कहीं पहुंचती हैं। वे हमेशा मध्य में रहती हैं, आंसुओं की मानिंद पारदर्शी, कांपती, अपनी जगह तलाशती। समय सरक रहा है, आवाजें काफी कम है। शायद चाय पानी पिलाया जा रहा है। लोग वापस लौटने लगे हैं, अपनी अपनी दुनिया में। घर गृहस्थी, बच्चों, पति और शॉपिंग की बातें। सिर्फ किसी किसी के आने से ही रुदन तेज होता है। जरा सी देर बिना आंख खोले उनकी आवाजें सुनती हूँ। जानती हूँ वे हमारे नहीं, अपने दुखों के लिए रो रहे हैं। दुख की शक्ल हमेशा एक सी ही होती है, सिर्फ भय के पंजे अलग अलग शक्ल के होते हैं। कोई आकर मुझे चाय और पानी पिला देता है। अब मुझे बैठा दिया गया है। कोई कोई तो मेरे गले से चिपक कर इतने जोर से रोती है कि मेरा हृदय चीखना चाहता है। बस करो, भीतर सूखा रेगिस्तान है। कब से तो चल रही हूँ, ना कोई छाया नजर आती है, ना पानी। 3:30 बजे 8-10 पुरुष ऊपर आ जाते हैं। वे वहां बैठी महिलाओं को उठाकर अंदर भेज देते हैं, ताकि उन्हें नहलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बाल्टी में पानी, मुल्तानी मिट्टी, तेल और नए कपड़े उन्हें मेरी बेटियों ने दे दिए हैं। सारी महिलाएं अंदर कमरों में चली गई। शव को घेरे सब खड़े हैं। अब वे जाने को तैयार हैं। उन्हें नीचे ले जाया जा रहा है, पोर्च में, जहां पहले से ही अर्थी तैयार की जा चुकी है। बेटियां उनके सिर के पास और बेटे उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ी देर रोते हैं और फिर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अर्थी तैयार हो चुकी है। औरतों को आखिरी बुलावा आता है कि अंतिम दर्शन कर लो। सारी महिलाएं नीचे उतरती हैं, मुझे भी साथ लेती हुई। जो छोटी हैं उनके पैर छूकर प्रणाम कर रही हैं, जो बड़ी हैं उन्हें हाथ जोड़कर विदा दे रही हैं। मुझे ले जाकर उनके पैरों के पास खड़ा कर दिया जाता है। मैं आंखें उठाकर उधर देखती हूँ। जाओ, हमारे बीच एक ही शब्द बचा है, क्षमा, जिसे दिया और लिया जा सकता है। मैंने ना लिया ना दिया। अर्थी उठती है। घुटा हुआ सिर लिए मेरे बेटे अर्थी उठाए आगे पीछे चलने लगते हैं। अंतिम विदाई। मैं धम से बाहर रखी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। बाहर न जाने कितने लोग अपने अपने ग्रुप बनाकर खड़े हैं। बातें बीमारियों और मौत के इर्द गिर्द घूमती। कुछ को देर हो रही है, वे बार बार घड़ी देखते हैं। कुछ ने स्कूटर स्टार्ट कर लिए हैं और अर्थी के गुजरने की बाट जोह रहे हैं। मरने से पहले हम कितने काम कर लेना चाहते हैं, और मरने के बाद सब व्यर्थ हो जाता है, किया भी अनकिया भी। सारी औरतें बाहर बिछी दरियों पर बैठ जाती हैं। अब बिना नहाए कोई भीतर नहीं जाएगा। पहले ऊपर की सफाई होगी, जहां वे लेटे थे। उस जगह तुलसी का पौधा रखा जाएगा। फिर नीचे बैठी तमाम औरतें बाहर लगे नल पर हाथ मुंह धोकर अंदर प्रवेश करेंगी। सबसे पहले मुझे ले जाकर नल के सामने खड़ा कर दिया जाता है और पाइप मेरे सिर पर है। मुझे लगा मेरे शरीर पर इतना नीला जहर चढ़ चुका है कि अगर किसी संकल्प से मैंने इसे धोया तो समूची धरती नीली हो जाएगी। पानी मेरे कपड़ों और जिस्म पर पड़ पड़ कर नीचे गिरता रहा, मिट्टी में। किस पानी से धोऊंगी इस देह को कि पूरी शुद्ध हो जाऊंगी, अपने जैसी। मुझे नहलाकर गीले कपड़ों सहित अंदर भेजा जाता है। मैं ऊपर आकर बाथरूम में घुस जाती हूँ। अब इसी तरह बाहर खड़ी सारी औरतें पहले आधा फिर पूरा नहाएंगी। मेरे जिस्म पर लाइट कलर के कपड़े हैं। मेरे बाथरूम का दरवाजा खटखटाकर मेरी बेटी ने मुझे दिए हैं। ये कपड़े उसे मेरे वार्डरोब में मिले भी मुश्किल से होंगे। मैंने हमेशा डार्क कलर पसंद किए हैं, जिसमें कुछ ना दिखे। वह मुझसे बात करने के अवसर ढूंढ रही है। मैं उसे कोई अवसर नहीं देना चाहती। मैं फिर उन्हीं औरतों के मध्य आकर बैठ जाती हूँ, जिनका ध्यान अब सिर्फ अपनी बातों की तरफ है। औरतें ही शब्दों की जननी है। वे हमेशा विश्लेषण ही करती हैं। चले गए के किए हुए या सुने हुए कामों का विश्लेषण। जब कोई मर जाता है, लोग कितना झूठ बोलते हैं।
हालांकि कायरों के लिए एक यही टाइम होता है सच बोलने का। अब कोई तुम पर हमला नहीं कर सकता, पर ना जाने क्यों मौत को वे महिमा मंडित करते हैं। औरतें एक दूसरे से शिकायत कर रही हैं कि अब तो मिलना सिर्फ किसी के जन्म लेने, शादी करने और मरने तक ही सीमित हो गया है। कोई काम नहीं है फिर भी फुर्सत नहीं है। इनकी दुनिया कितनी छोटी है, जिन्हें खींच खांच कर वे बड़ा करना चाहती हैं, च्युइंग गम की तरह। जैसे ही बड़ा होता है फट जाता है। मुक्ति धाम से पुरुष वापिस आ गए हैं। नहाने धोने के बाद वे पंक्ति बनाकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब दिन भर के भूखे हैं। शव जब तक घर में हो चूल्हा नहीं जलता। चाय भी दूसरों के घरों से आती है। बर्तनों की खड़खड़ाहट होती है। सबके सामने स्टील की थालियां और कटोरियां। आज लगभग मोहल्ले के सभी घरों से खाना आया होगा। किस्म किस्म की सब्जियां, रोटियां, दाल, चावल, अचार वगैरह वगैरह। खाना देखते ही सबके चेहरे पर रौनक आ जाती है। सबसे पहले उन चारों को खिलाया जाता है जिन्होंने शव को कंधा दिया था। चार लड़के घुटा हुआ सिर लिए खाना खा रहे हैं। इसके बाद दूसरे समस्त पुरुषों को खाना परोसा जाता है। मैं मन ही मन उन सारे घरों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से हमारे घर डब्बे भर भर खाना भेजा है। हालांकि ये प्रथा मुझे कभी समझ में नहीं आई। असल में तो समझ खैर बहुत कुछ नहीं आता। पुरुषों का खाना निपटने के बाद औरतों को बिठाया जाता है। इतने सारे लोग 10 कमरों वाले बंगले में पैर रखने की जगह नहीं है। शारीरिक आवश्यकताएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। सबको सब कुछ चाहिए। खाना खाने के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। आखिरी में बस रिश्तेदार बच गए हैं जो अलग अलग कमरों में जाकर लेट गए हैं। मैं भी अपने कमरे में आ गई हूँ। 13 दिन घर भरा रहेगा। पहले पगड़ी रस्म, फिर 12वां, जब तक कि ब्राह्मण भोज ना हो जाए। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर अपना वार्डरोब खोला। सारे रुपए, सारा सोना, जमीनों के कागजात सब बाहर निकाले। मैंने हिसाब लगाया, काफी रकम थी। जितना भी मेरा जीवन बचा है आराम से निकल सकता है। 35 सालों का मुआवजा, सेवा का इनाम। मैंने कभी कुछ नहीं कमाया, पर मेरे पास हमेशा खूब रहा। मेरे सामने मेरी ड्रेसिंग टेबल के साथ एक आईना है, आदमकद। मैंने खुद को देखा, अपने लिबास को। पलंग पर बिछी वे सारी चीजें रखी हैं जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है, और वे भी जो मेरी नजर बचाकर मेरे भीतर से निकलकर बाहर आ गई हैं। डर, कुंठा, नफरत, जंग, दुस्वप्नों का ढेर और न जाने क्या क्या। शादी कोई बुरा सौदा नहीं है अगर हम अपने कनबख्त आत्म को दूर तक खदेड़ आए या गला दबा के मार दें। और दुनिया की समस्त बेवकूफ औरतों को शादी जरूर करनी चाहिए, जैसे मैंने की। अचानक मुझे हंसी आ गई और मैं जोर जोर से हंस रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।